जरा सोचिए, हम एक खाली कमरे में खड़े हैं और हमने हवा में ही किसी से एक रेसिपी पूछी। हाँ। और अचानक न एक आवाज जवाब देती है, और साथ ही उस डिश की पूरी रेसिपी वाला एक डिजिटल कार्ड हमारी आंखों के सामने, मतलब बस हवा में तैरने लगता है। बिल्कुल, किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह। हाँ, एकदम। 10 साल पहले अगर हम किसी से ये कहते तो वैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन ही मान लेता। सही कहा। लेकिन आज ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। कैसे हमारे आसपास की तकनीक, हमारी जेब में रखा फोन इतना अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट हो गया है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा में हम एकदम यही समझने वाले हैं। हमारे सामने रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स और डेटा का एक पूरा स्टैक है जो हमें कंप्यूटर तकनीक के इन उभरते हुए ट्रेंड्स, मतलब इमर्जिंग ट्रेंड्स की इनसाइड स्टोरी बताता है। हाँ। हम लोग ये डिकोड करेंगे कि कौन सी तकनीकें सिर्फ एक बुलबुला है और कौन सी हमारे भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था की असली नींव रख रही हैं। एकदम सही। और हमारे पास मौजूद इन स्रोतों को गहराई से देखने पर ना एक बात बहुत साफ हो जाती है। तकनीक अब केवल एक टूल या उपकरण नहीं रह गई है। मतलब सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए, पहले हम तकनीक का इस्तेमाल अपना काम आसान करने के लिए करते थे, जैसे कैलकुलेटर या टाइपराइटर हो गया। हाँ, वो तो बस एक मशीन थी। ठीक कहा। लेकिन आज जो रिसर्च हमारे सामने है वो दिखाती है कि नई तकनीक हमारे सोचने के तरीके, हमारे फैसले लेने की प्रक्रिया और यहाँ तक कि हमारे एक दूसरे से बात करने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल रही है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, जिसका सामना हम लगभग हर दिन करते हैं। बताइए। जैसे हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं, मोबाइल मैप खोलते हैं और वो तुरंत बता देता है कि आगे वाले चौराहे पर आज भारी जाम है। हाँ। और कहता है कि दूसरा रास्ता ले लीजिए, बिल्कुल। कि बाईं गली से जाना चाहिए। तो वो रियल टाइम ट्रैफिक डेटा का विश्लेषण कर रहा है। ये कैसे हो रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ कोई कैलकुलेटर है जो गाड़ियों की संख्या गिन रहा है, या कहानी कुछ और है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ साधारण गणना या गिनती बिल्कुल नहीं है। हमारे दस्तावेज साफ बताते हैं कि ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसे हम एआई कहते हैं, उसका एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण है। अच्छा, तो ये एआई असल में क्या है? देखिए, इसका सीधा सा लक्ष्य है मशीनों के अंदर इंसानों जैसी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता डालना। मतलब मकसद यह है कि मशीनें बुद्धिमानी से व्यवहार कर सकें, फैसले ले सकें, और वो भी कम से कम मानवीय दखल के साथ। तो जब हम अपने फोन से बात करते हैं, हाँ, जब हम सिरी, गूगल, जेमिनी एआई या अलेक्सा जैसे डिजिटल असिस्टेंट से बात करते हैं, तो हम सीधे एआई से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। वे हमारे पिछले सवालों से, हमारे अनुभवों से डेटा इकट्ठा करते हैं, सीखते हैं, ताकि अगली बार और बेहतर जवाब दे सकें। ये सीखने वाली बात ना हमेशा मुझे हैरान करती है। अगर मैं इसके लिए एक एनालॉजी दूं, हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्या ये मशीन लर्निंग या एमएल किसी छोटे बच्चे को चलना सिखाने जैसा नहीं है? बहुत ही दिलचस्प तरीका है सोचने का। मतलब हम किसी बच्चे को गुरुत्वाकर्षण और भौतिकी के नियम तो लिख कर नहीं देते ना, कि देखो बेटा ऐसे बैलेंस बनाना है। हाँ, वो तो मुमकिन ही नहीं है। हम बस उसे छोड़ देते हैं, वो गिरता है, उठता है और अपने खुद के अनुभव से चलना सीख जाता है। हाँ। तो क्या मशीन लर्निंग में भी मशीन बिना स्पष्ट नियमों के खुद ऐसी ही सीख रही है? ये एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है। तकनीकी रूप से अगर देखें तो मशीन लर्निंग असल में एआई का ही एक उपयंत्र या सब सिस्टम है। ओके। स्रोतों के अनुसार मशीन लर्निंग में कंप्यूटर को हर एक कदम के लिए किसी इंसान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं होती। तो फिर वो सीखता कैसे है? इसके बजाय ये सांख्यिकीय तकनीकों, मतलब स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का उपयोग करता है। वो डेटा में से पैटर्न ढूंढता है और फिर उससे सीखता है। लेकिन एक मिनट, यहीं पर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या? अगर हम हर कदम के लिए नियम नहीं लिख रहे हैं, तो हमें कैसे पता कि मशीन कुछ गलत चीजें नहीं सीख लेगी? वो तो डेटा से कुछ ऐसा भी सीख सकती है जो पूरी तरह से गलत हो। उसे सही रास्ते पर कैसे रखा जाता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और हमारे रिसर्च पेपर्स इसी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाते हैं। असल में ना, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को मॉडल कहा जाता है। मॉडल? हाँ। अब जैसे बच्चे के गिरने और उठने की बात हुई, वैसे ही इन मॉडलों को शुरुआत में ट्रेनिंग डेटा का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाता है। मशीन को पहले से ही पता होता है कि सही परिणाम क्या होना चाहिए। मतलब हम उसे एक तरह का आंसर की दे देते हैं। बिल्कुल।
अगर मॉडल गलत जवाब देता है तो उसके अंदर के गणितीय समीकरण, जिन्हें हम वेट्स कहते हैं, वो खुद को एडजस्ट करते हैं। ये एक क्रमिक ट्रायल और एरर की प्रक्रिया है। अच्छा, तो वो अपनी गलती खुद सुधारता है? एकदम सही। और जब ये मॉडल एक स्वीकार्य स्तर की सटीकता मतलब एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी प्राप्त कर लेते हैं ना, तब जाकर उनका उपयोग दुनिया के नए और अज्ञात डेटा के बारे में भविष्यवाणियां करने के लिए किया जाता है। ओह, तो मतलब उनके पास एक बाउंड्री होती है, एक फीडबैक लूप होता है जो उन्हें बताता है कि वो सही जा रहे हैं या गलत। हाँ, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। और शायद यही वजह है कि हमारा मैप ऐप इतने सटीक तरीके से बता पाता है कि आगे जाम मिलेगा या नहीं, क्योंकि उसने लाखों अन्य गाड़ियों की स्पीड और लोकेशन के पैटर्न से इसे सीख लिया है। बिल्कुल, उसने पैटर्न को समझ लिया है और अब वो उसी आधार पर भविष्यवाणियां कर रहा है। और यहाँ ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है। वो कैसे? अगर मशीनें पैटर्न से सीख रही हैं और फैसले ले रही हैं, तो वे हमारी बेतरतीब लिंसानी बातों को कैसे समझ रही हैं? भाषा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अक्सर जब हम फोन पर कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो अगला शब्द अपने आप स्क्रीन पर आ जाता है, जिसे हम प्रेडिक्टिव टाइपिंग कहते हैं। बिल्कुल। कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे फोन हमारा दिमाग पढ़ रहा है। ये मशीनी दिमाग हमारी इंसानी भाषा से कैसे जुड़ता है? अगर हम इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ के देखें ना, तो ये दिमाग पढ़ने का कोई जादू बिल्कुल नहीं है। शोध इसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP का नाम देते हैं। NLP? हाँ, NLP वो तकनीक है जो हमारी मानवीय भाषाओं जैसे हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी भाषा उसके और कंप्यूटर के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करती है। तो क्या ये सिर्फ एक बहुत बड़ी डिक्शनरी की तरह काम करता है, जहां मशीन बस शब्दों का मतलब खोजती रहती है? नहीं, ये सिर्फ डिक्शनरी नहीं है। यहीं पर इसका असली मैकेनिज्म काम आता है। मशीन हमारी तरह वाक्यों को नहीं पढ़ती है। तो फिर कैसे पढ़ती है? NLP में एक प्रक्रिया होती है जिसे टोकनाइजेशन कहते हैं। ये पूरे वाक्य को ना छोटे छोटे टुकड़ों या टोकन्स में तोड़ देता है। अच्छा। फिर मशीन उन टोकन्स के बीच के संबंध, ग्रामर और सबसे जरूरी चीज कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ का विश्लेषण करती है। कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। जब हम अपनी आवाज से वेब पर कुछ खोजते हैं या स्पेल चेक का उपयोग करते हैं, तो NLP मॉडल ये अनुमान लगा रहा होता है कि हमारे पिछले शब्दों के आधार पर अगला शब्द क्या होना चाहिए। मतलब ये समझने की कोशिश कर रहा है कि हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। एकदम सही। जैसे अगर कोई अंग्रेजी में बैट लिख रहा है तो वो क्रिकेट वाला बैट है या उड़ने वाला चमगादड़। हाँ, मशीन ये बाकी के वाक्य से समझ लेती है। एकदम सटीक उदाहरण दिया है आपने। और इसी समझ की वजह से ना टेक्स्ट टू स्पीच और मशीनी अनुवाद आज इतने सटीक हो गए हैं। इसका एक बहुत ही तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है स्वचालित ग्राहक सेवा यानी ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस। स्वचालित ग्राहक सेवा, मतलब जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं और कोने में एक चैट बॉक्स खुल जाता है। जी हाँ, वही। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वहां दूसरी तरफ कोई इंसान नहीं बैठा होता। अरे वाह! एक सॉफ्टवेयर सीधे ग्राहकों की शिकायतें सुनता है, NLP के जरिए उनकी परेशानी के पीछे की भावना और संदर्भ को समझता है और फिर सटीक समाधान देता है। ये सब इसलिए संभव है क्योंकि मशीन अब हमारी भाषा की जटिलताओं को डिकोड कर पा रही है। ये सच में कमाल है कि भाषा के जरिए मशीनों से बात करना अब इतना स्वाभाविक हो गया है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन चलिए अब भाषा से एक कदम और आगे बढ़ते हैं। मशीनों से बात करने से लेकर मशीनों द्वारा बनाई गई दुनिया के भीतर कदम रखने तक। मतलब आप वर्चुअल रियलिटी की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल, मेरा मतलब है वर्चुअल रियलिटी यानी VR और ऑगमेंटेड रियलिटी AR से। अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? क्या ये सिर्फ वीडियो गेम्स और 3D सिनेमा तक ही सीमित है? यह एक बहुत ही आम उलझन है। स्रोत में इसे बहुत खूबसूरती से समझाया गया है कि ये दोनों तकनीकें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका और इनका अंतिम उद्देश्य एकदम अलग है। अच्छा, तो दोनों में क्या फर्क है? सबसे पहले वर्चुअल रियलिटी या VR की बात करते हैं। ये पूरी तरह से एक कंप्यूटर द्वारा बनाया गया 3D कृत्रिम परिवेश है। मतलब एक पूरी तरह से नकली दुनिया जिसमें हम कटकर चले जाते हैं। सही कहा। VR का मुख्य काम है एस्केपिज्म या वास्तविकता से पलायन। यह उपयोगकर्ता को एक भ्रम में डाल देता है जिससे वे असली दुनिया को भूलकर उस कृत्रिम दुनिया को ही सच मान लेते हैं।
वो जो आंखों पर बड़ा सा चश्मा पहनते हैं। हेडसेट में लगे सेंसर्स हमारे सिर की हर छोटी हरकत को ट्रैक करते हैं और उसी सेकंड में स्क्रीन पर दिख रहे नज़ारे को बदल देते हैं। एकदम रियल टाइम में। बिल्कुल। इसके साथ ही ध्वनि और कभी-कभी गति या तापमान जैसी संवेदी जानकारी, मतलब सेंसरी इनपुट्स दी जाती है, जिससे दिमाग पूरी तरह से धोखा खा जाता है। और लोग इसे सिर्फ गेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं? नहीं, और इसका इस्तेमाल सिर्फ गेमिंग में नहीं हो रहा है। सैन्य प्रशिक्षण, ड्राइविंग और फ्लाइट सिम्युलेटर और यहाँ तक के जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं की ट्रेनिंग में भी इसका भारी उपयोग होता है। ठीक है, तो वीआर का मतलब है असली दुनिया से पूरी तरह कट जाना। फिर ये ऑगमेंटेड रियलिटी यानी एआर क्या है? एआर में असली दुनिया से कटने की कोई जरूरत नहीं होती। स्रोत के अनुसार ना, एआर में हमारे वर्तमान परिवेश के ऊपर ही नई डिजिटल सूचनाओं को ओवरले कर दिया जाता है। ओवरले मतलब? यानी असली दुनिया वैसी ही रहती है, बस उसमें कुछ कृत्रिम डिजिटल तत्व, ग्राफिक्स वगैरह जुड़ जाते हैं। जैसे अगर कोई अपने फोन का कैमरा किसी ऐतिहासिक इमारत की तरफ पॉइंट करे, हाँ, और स्क्रीन पर उसी इमारत के ऊपर उसका पूरा इतिहास हवा में तैरता हुआ दिखाई दे। हाँ, मतलब इमारत असली है लेकिन जानकारी डिजिटल है। बिल्कुल सटीक उदाहरण। और इसका मैकेनिज्म भी अलग है, चूंकि एआर को वास्तविक दुनिया के साथ मिलकर काम करना होता है। इसलिए इसमें कैमरे और सेंसर्स की मदद से पहले आसपास के वातावरण को मैप किया जाता है। मतलब वो समझता है कि दीवार कहाँ है। हाँ, दीवार कहाँ है, मेज कहाँ है। उसके बाद ये डिजिटल ग्राफिक्स को सही जगह पर फिट करता है। एक महत्वपूर्ण बात जो रिसर्च में सामने आई है वो ये है कि एआर उपकरणों की लागत आमतौर पर वीआर की तुलना में कम होती है। और शायद यही वजह है कि बड़ी टेक कंपनियां मानती हैं कि भविष्य वीआर का नहीं बल्कि एआर का है। बिल्कुल, एक एनहांसमेंट की तरह। शिक्षा, वास्तुकला, मतलब आर्किटेक्चर और निर्माण जैसे क्षेत्रों में तो ये पहले से ही क्रांति ला रहा है। एकदम सही। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसाइट है जो हमें स्रोतों से मिलती है। तो अगर हम अब तक की चर्चा को एक धागे में पिरोएं, एआई और एमएल मशीनों का दिमाग है जो डेटा से सीखते हैं। एनएलपी उनकी भाषा है जिससे वे हमसे बात करते हैं, और वीआर या एआर उनके द्वारा रची गई दुनिया है। एकदम परफेक्ट समरी। लेकिन क्या हो जब ये सारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कृत्रिम दिमाग एक भौतिक आकार यानी एक फिजिकल फॉर्म ले ले? आप रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं? हाँ, अगर एआई दिमाग है तो रोबोटिक्स उसके हाथ पैर हैं। पर क्या सारे रोबोट वैसे ही दिखते हैं जैसे साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाते हैं, बिल्कुल इंसानों जैसे चलने फिरने वाले? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब हम रोबोट शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में तुरंत एक इंसान जैसी धातु की मशीन की तस्वीर उभरती है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन विज्ञान के नजरिए से कहानी बहुत अलग है। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि रोबोटिक्स असल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर विज्ञान का एक बेहतरीन मिश्रण है। तो अगर वे इंसानों जैसे नहीं दिखते तो शुरुआत में इनका डिजाइन कैसा था, और ये काम कैसे करते हैं? देखिए, शुरू में रोबोटों की कल्पना केवल उन उबाऊ, बार बार दोहराए जाने वाले या बहुत अधिक मेहनत वाले कार्यों को करने के लिए की गई थी जो इंसानों के लिए तनावपूर्ण या खतरनाक थे। जैसे फैक्ट्री वगैरह में? हाँ, जैसे कारखानों में भारी सामान उठाना या कारों के पुर्जे वेल्ड करना। ये रोबोट किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक विशाल रोबोटिक आर्म की तरह दिखते हैं। अच्छा, वो जो रोबोटिक हाथ होते हैं। बिल्कुल। इनमें सेंसर बहुत प्रमुख घटक होते हैं। ये सेंसर लगातार अपने आसपास के वातावरण से डेटा लेते हैं और रोबोट को बताते हैं कि कितनी ताकत लगानी है या कहाँ रुकना है। लेकिन वो इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स भी तो बन रहे हैं ना? हमने अक्सर न्यूज में उनके बारे में सुना है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में साफ तौर पर बताया गया है कि जो रोबोट बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं, उन्हें ह्यूमनॉइड्स कहा जाता है। ह्यूमनॉइड्स? जी। इसका एक बहुत ही चर्चित उदाहरण सोफिया है। अब सोफिया काम कैसे करती है? वो सिर्फ एक पुतला नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करती है। उसके आंखों में लगे कैमरे विजुअल डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, यानी वो सामने खड़े इंसान के चेहरे के हाव भाव को देखती है, फेशियल रिकग्निशन तकनीक से उसे पहचानती है। बाप रे। और फिर मोटर्स की मदद से अपने चेहरे पर भी बिल्कुल वैसे ही इंसानी हाव भाव की नकल कर सकती है। वो वाकई में भविष्य की एक अद्भुत और कहूँ तो थोड़ी सी डरावनी झलक है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन रोबोटिक्स सिर्फ कारखानों या ह्यूमनॉइड्स तक सीमित नहीं है। अगर हम इसके अन्य शानदार उदाहरणों की बात करें,
तो नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर जो मंगल ग्रह पर स्वायत्त रूप से शोध कर रहा है, वो भी एक रोबोट है। हाँ, वो भी तो खुद ही फैसले लेता है वहाँ। बिल्कुल। इसी तरह ड्रोन जो मानव रहित विमान है और दूर से नियंत्रित किए जा सकते हैं या जो खुद अपनी उड़ान तय कर सकते हैं, वे भी इसी रोबोटिक्स तकनीक का हिस्सा हैं। ये सब बहुत ही अद्भुत है, मतलब दिमाग से लेकर भाषा और फिर भौतिक आकार तक। हाँ। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। क्या बात? हमने एआई, मशीन लर्निंग, एनएलपी, वीआर और रोबोटिक्स की बात की। इन सभी अत्याधुनिक तकनीकों को चलने के लिए, अपने एल्गोरिथम को सुधारने के लिए और सटीक फैसले लेने के लिए एक चीज की बहुत सख्त जरूरत होती है। और वो है डेटा। बिल्कुल, वो है डेटा। हम हर जगह बिग डेटा के बारे में सुनते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बिग डेटा आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ बहुत सारी फाइलों और फोल्डर्स का एक पहाड़ है जिसे हमने कोई फैंसी नाम दे दिया है? अगर हम बिग डेटा के आकार और इसकी बनावट को समझे ना, तो ये किसी फोल्डर के पहाड़ से कहीं ज्यादा विशाल और जटिल है। स्रोत के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स डेटा पैदा हो रहा है। 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स। ये संख्या तो दिमाग में रजिस्टर भी नहीं होती। बिल्कुल, बहुत ही विशाल है। और ये सिर्फ डेटा की मात्रा नहीं है, बल्कि इसकी जटिलता है जो इसे असल में बिग डेटा बनाती है। जटिलता कैसे? देखिए, आज दुनिया में 1 अरब से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। इसके साथ ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT का भारी विस्तार हो रहा है, जहां स्मार्ट घड़ियों से लेकर फ्रिज और कारें तक इंटरनेट से डेटा भेज रही हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या सारा डेटा एक जैसा नहीं होता? यही सबसे बड़ी समस्या है। स्रोत के अनुसार डेटा मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। पहला है संरचित या स्ट्रक्चर्ड डेटा। अच्छा। यह वो डेटा है जो कॉलम्स और रोज में एकदम व्यवस्थित होता है, जैसे किसी बैंक का डेटाबेस। इसे प्रोसेस करना बहुत आसान है। दूसरा है अर्ध संरचित या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये कैसा होता है? इसका कोई पूरी तरह से स्थायी फॉर्मेट नहीं होता, जैसे कि हमारी ईमेल्स या XML फाइल्स हो गईं। और तीसरा और सबसे जटिल है असंरचित यानी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये पूरी तरह से अव्यवस्थित होता है। मतलब कोई सिर पैर नहीं होता है इसका? एकदम। इसमें हमारे ट्वीट, सोशल मीडिया पोस्ट, ऑडियो फाइल्स, यूट्यूब वीडियोस, तस्वीरें और जनमत सर्वेक्षण शामिल हैं। अब आप ही बताइए, एक तस्वीर या एक मीम को आप किसी एक्सेल शीट के कॉलम में कैसे रखेंगे? हाँ, वो तो मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल। पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग उपकरण इस तरह के विशाल और अव्यवस्थित डेटा को बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो फिर इस असमक्षित डेटा का मतलब कैसे निकाला जाता है? क्योंकि अगर इसे प्रोसेस नहीं किया जा सकता तो ये तो बस डिजिटल कबाड़ के समान है। यहीं पर डेटा एनालिटिक्स की अहम भूमिका शुरू होती है। ये विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से इन विशाल और जटिल डेटा सेट्स की गहराई से जांच करने की प्रक्रिया है। ये काम कैसे करता है? उदाहरण के लिए, जब एनालिटिक्स किसी तस्वीर का विश्लेषण करता है तो वो उसे पिक्सेल्स और किनारों के गणितीय पैटर्न में बदल देता है। ओह, मतलब ये एक बहुत बड़े कबाड़ खाने से काम की चीजें निकालकर उन्हें एक साफ सुथरे शोरूम में सजा देने जैसा है, ताकि हम उसे समझ सकें। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। व्यावसायिक उद्योगों में इसका उपयोग कस्टमर के व्यवहार को समझने और सही निर्णय लेने के लिए किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में शोधकर्ता अपने मॉडलों को परखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए ना कई आधुनिक टूल विकसित किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे स्रोत में पैंडास का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। पैंडास? ये जानवर वाला पांडा? नहीं, ये पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा की एक लाइब्रेरी है। अच्छा, ये पैंडास असल में करता क्या है? पैंडास असल में उस अनस्ट्रक्चर्ड मेसी डेटा को लेता है और उसे ऐसे फॉर्मेट में बदल देता है जिसे पढ़ा और विश्लेषित किया जा सके। वाह! ये डेटा को क्लीन करने और उसे व्यवस्थित करने का काम बहुत ही सरल और प्रभावी बना देता है, जिससे मशीन लर्निंग मॉडल उसे आसानी से खा सके और सीख सके। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक फ्रेम में रखें तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि ये सब एक पूरी तरह से जुड़ा हुआ इकोसिस्टम है। बिल्कुल। बिग डेटा वो कच्चा ईंधन है जो मशीन लर्निंग के मॉडलों को फीड करता है या सिखाता है। हाँ, वो मशीन लर्निंग मॉडल फिर NLP के जरिए हमारी भाषा समझकर हमसे बातचीत करता है। एकदम सही। वही कृत्रिम दिमाग जब किसी मशीन में फिट होता है तो रोबोटिक्स के जरिए हमारे भौतिक काम करता है।
और वीआर तथा एआर के जरिए हमें बिल्कुल नई डिजिटल दुनिया का अनुभव कराता है। ये कोई अलग-अलग काम करने वाली तकनीकें नहीं हैं, बल्कि एक ही विशाल डिजिटल भविष्य के अलग-अलग अंग हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बहुत ही सटीक विश्लेषण। आपने पूरे स्रोतों का एक बेहतरीन सारांश निकाल दिया है। जरा कल्पना कीजिए, एक खाली घर है और वहां अचानक से ना एयर कंडीशनर खुद ही चालू हो जाता है। हाँ, और लाइटें भी अपने आप थोड़ी मध्यम हो जाती हैं। बिल्कुल। और दरवाजे का जो ताला है वो अपने आप खुल जाता है, क्योंकि उस घर को पता चल गया है कि जो मालिक की कार है ना, वो बस गली के नुक्कड़ तक पहुंच गई है। सही कहा। और सुनने में ये किसी जादू या हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है। ये उस दुनिया की एक बहुत ही छोटी सी झलक है, जहां घर की हर निर्जीव चीज के पास अपना खुद का एक दिमाग आ गया है। बिल्कुल। और ये तस्वीर ना जितनी रोमांचक लगती है, सच कहूं तो उतनी ही वास्तविकता के करीब भी है। सही बात है। मतलब एक समय था जब तकनीक का मतलब सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित होता था। लेकिन आज वही तकनीक उन चीजों के अंदर बस गई है जिन्हें हम रोज छूते हैं। एकदम सही। कुर्सियां हो गईं, घड़ियां, कारें, और यहाँ तक कि जो हमारे शहरों की स्ट्रीट लाइट्स है ना, वो भी अब डेटा प्रोसेस करने की एक बड़ी सी मशीनरी का हिस्सा बन चुकी हैं। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य विषय यही नई वास्तविकता है। तो आज हम ना उन 4 प्रमुख स्तंभों को पूरी तरह खोलकर समझने वाले हैं जो इस भविष्य को बना रहे हैं। हाँ, और वो 4 स्तंभ हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLM। बिल्कुल, लेकिन दिलचस्प बात ये नहीं है कि ये तकनीकें अलग-अलग क्या हैं। मज़ा तो तब आता है जब हम देखते हैं कि ये सभी आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ी तस्वीर कैसे बनाती हैं। हाँ, मतलब कैसे एक तकनीक की चुनौती दूसरी तकनीक के लिए रास्ता तैयार कर देती है। एकदम सही। तो चलिए शुरुआत सबसे बुनियादी स्तर से करते हैं, जहां पर हमारी भौतिक दुनिया इंटरनेट से हाथ मिलाती है। IoT। इंटरनेट ऑफ थिंग्स असल में उपकरणों का एक ऐसा नेटवर्क है ना, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एकदम गहराई से गुंथे होते हैं। बिल्कुल। इसे समझने के लिए एक साधारण स्मार्टफोन का ही उदाहरण ले लेते हैं। हाँ, जैसे जब हम फोन को हॉरिजॉन्टली यानी आड़ा पकड़ते हैं, तो स्क्रीन का डिस्प्ले अपने आप उसी दिशा में घूम जाता है। सही कहा। और ये एक ऐसी चीज है जिस पर रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा ध्यान भी नहीं जाता। हाँ, हम तो बस इसे घुमाते हैं और वो घूम जाता है। बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे ना एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप जैसे सेंसर्स की एक बहुत ही सटीक कार्यप्रणाली होती है। अच्छा, तो ये काम कैसे करते हैं? तो जो एक्सेलेरोमीटर है वो डिवाइस की दिशा और गति का पता लगाता है, और जायरोस्कोप उसके घूमने को मापता है। ओहो, मतलब इन दोनों का डेटा मिलकर फोन को ये बताता है कि उसे स्क्रीन को कैसे एडजस्ट करना है। एकदम सही। लेकिन यहाँ ना मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि आज के ये सेंसर सिर्फ गूंगी आंखें नहीं हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ देखा और डेटा आगे भेज दिया। हाँ, बिल्कुल। इनके अंदर खुद की एक छोटी सी बुद्धि होती है, जिसे तकनीकी भाषा में एज कंप्यूटिंग कहा जाता है। एज कंप्यूटिंग। हाँ, पुराने सिस्टम में क्या होता था कि सेंसर हर छोटी बड़ी जानकारी को सीधे एक मुख्य कंप्यूटर पर भेजता था, जिससे नेटवर्क पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता होगा। बिल्कुल। लेकिन आजकल के स्मार्ट सेंसर भौतिक पर्यावरण से सिर्फ इनपुट नहीं लेते, उनके अंदर बिल्ट इन कंप्यूटिंग संसाधन होते हैं। मतलब वो खुद भी थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। हाँ, जैसे एक स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरे का ही उदाहरण ले लीजिए। वो 24 घंटे की खाली सड़क का वीडियो मुख्य सर्वर को नहीं भेजता रहता। अच्छा, तो वो करता क्या है? कैमरे के अंदर जो चिप मौजूद है ना, वो खुद वीडियो का विश्लेषण करती है और डेटा केवल तब भेजती है जब फ्रेम में कोई हलचल हो या कोई इंसान दिखाई दे। अरे वाह, मतलब सेंसर खुद तय कर रहा है कि कौन सा डेटा भेजना है और कौन सा नहीं। ये तो बहुत ही शानदार व्यवस्था है ना? लेकिन एक मिनट, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। हाँ, बताइए। अगर मान लीजिए भविष्य में किसी के घर के अंदर 50 अलग-अलग स्मार्ट उपकरण हैं। ठीक है। जैसे स्मार्ट लाइट हो गई, स्मार्ट ओवन, स्मार्ट दरवाजा, स्मार्ट पर्दे। तो क्या उन सभी उपकरणों को कंट्रोल करने के लिए मोबाइल में 50 अलग-अलग ऐप्स डाउनलोड करने पड़ेंगे? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब ये तो सुविधा के बजाय एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा ना। हर उपकरण की अपनी अलग भाषा, अपना अलग सिस्टम। ये एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती है। और यहीं पर ना वेब ऑफ थिंग्स या WOT की अवधारणा एक समाधान के रूप में सामने आती है। वेब ऑफ थिंग्स, अच्छा। हाँ, देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों को नेटवर्क से जोड़ता है, लेकिन वेब ऑफ थिंग्स उन भौतिक चीजों को सीधे वेब सेवाओं से जोड़ देता है।
इसका मतलब क्या है? क्या ये उपकरण वेब ब्राउजर की तरह काम करते हैं? एक तरह से हाँ। इसका मतलब है कि मानवीय पहचान के अलावा भौतिक दुनिया की किसी भी चीज को वेब के माध्यम से उसी तरह एक्सेस किया जा सकता है जैसे हम किसी वेबसाइट को करते हैं। अच्छा, मतलब भविष्य में हर ब्रांड के उपकरण के लिए अलग ऐप की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। सभी उपकरण वेब के सार्वभौमिक मानकों का उपयोग करेंगे। तो एक ही सिस्टम से घर की लाइटें, कार और ऑफिस का सर्वर सभी एक ही भाषा में बात कर सकेंगे। एकदम सही। और यही भविष्य है। वाओ! तो ये तो हुई भौतिक उपकरणों और उनके सेंसरों की बात। लेकिन अब ना यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या जन्म लेती है। डेटा की समस्या। बिल्कुल। आईओटी ने हर साधारण चीज को स्मार्ट तो बना दिया, लेकिन अब हर सेकंड जो अरबों खरबों गीगाबाइट्स डेटा पैदा हो रहा है, उसे रखा कहाँ जाए? सही बात है। किसी भी साधारण कंप्यूटर या फोन की हार्ड डिस्क तो इसे नहीं संभाल सकती। बिल्कुल नहीं। तो इसका क्या समाधान है? और इसी असीमित डेटा की समस्या से जन्म होता है हमारी चर्चा की दूसरी कड़ी, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड। हाँ, जब डिवाइस छोटे होते जा रहे हैं और उनका डेटा विशाल होता जा रहा है, तो उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए ना जिसकी कोई भौतिक सीमा ही ना हो। मतलब एक ऐसी जगह जो कभी भरे ही ना। बिल्कुल। क्लाउड असल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रखे गए विशाल सर्वरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसे हम इंटरनेट के जरिए एक्सेस करते हैं। तो इसे समझने के लिए ना मेरे दिमाग में किराए की जगह वाली एक एनालॉजी आ रही है। अच्छा, जो मुझे लगता है यहाँ बहुत ही सटीक बैठती है। अच्छा, बताइए। मान लीजिए किसी को कोई नया व्यापार शुरू करना है। ठीक है। अब उसके पास दो रास्ते हैं। हम्म। या तो वो जमीन खरीदे, एक पूरी बिल्डिंग खड़ी करे, हम्म। उसमें बिजली और सुरक्षा का इंतजाम करे, जिसमें करोड़ों का खर्चा आएगा, जो कि बहुत बड़ा निवेश है। बिल्कुल। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि किसी बनी बनाई बिल्डिंग में अपनी जरूरत के हिसाब से एक ऑफिस स्पेस किराए पर ले ले। ये ज्यादा समझदारी वाला काम है। और जब व्यापार बढ़ेगा तो ज्यादा जगह किराए पे ली जा सकती है, और जब जरूरत ना हो तो जगह छोड़ी भी जा सकती है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये। क्लाउड कंप्यूटिंग में भी ना रिसोर्स पूलिंग और ऑन डिमांड सेवा का बिल्कुल यही सिद्धांत काम करता है। अच्छा। कोई भी उपयोगकर्ता बिना भारी हार्डवेयर खरीदे दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की क्षमता का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब सिर्फ उतना ही पैसा तो जितनी जरूरत है। एकदम सही। और इसी एनालॉजी को तकनीकी रूप से 3 मॉडलों में बांटा जाता है, IaaS, PaaS और SaaS। तो अगर उसी बिल्डिंग वाले उदाहरण पर वापस आएं, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस या IaaS है, वो बिल्कुल खाली जमीन और ढांचा किराए पर लेने जैसा हो गया ना? बिल्कुल सही पकड़े आप। यहाँ सर्वर और नेटवर्क तो मिल जाता है, लेकिन उपयोगकर्ता को अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। सही कहा। और दूसरा है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस या PaaS, जो उस तैयार ऑफिस की तरह है जहां बुनियादी ढांचा और सेटअप पहले से मौजूद होता है। अच्छा, तो ये डेवलपर्स के लिए काम आता होगा। हाँ, डेवलपर्स के लिए तो ये एक वरदान है। उन्हें सर्वर के रखरखाव की कोई चिंता नहीं करनी होती। वो सीधे वहां जाकर अपनी नई कोडिंग और एप्लीकेशन का निर्माण कर सकते हैं। और तीसरा जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या SaaS। बिल्कुल, ये तो किसी अच्छे होटल के कमरे में जाने जैसा है, जहां सब कुछ पहले से तैयार मिलता है। हाँ, बस एक चाबी या लाइसेंस की जरूरत होती है। जैसे जब कोई भी ऑनलाइन दस्तावेज एडिट करने के लिए गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करता है या ईमेल चेक करता है। बिल्कुल, तो वो SaaS का ही उपयोग कर रहा होता है। तो इसी ऑन डिमांड लचीलेपन के कारण क्लाउड कंप्यूटिंग आज हर उद्योग की रीढ़ बन गया है। हाँ, और आपको पता है, भारत सरकार की मेघराज पहल भी इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मेघराज। सुरक्षा से मुझे एक बात याद आई। यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है। कैसा सवाल? देखिए, अगर सारा डेटा, चाहे वो सरकारों का डेटा हो, घरों के सेंसस का डेटा हो या हमारा वित्तीय लेन देन हो, अगर ये सब कुछ चंद बड़ी क्लाउड कंपनियों के केंद्रीकृत सर्वरों पर जा रहा है, तो क्या ये एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? जोखिम तो है। मतलब अगर वो केंद्रीय सर्वर हैक हो गया या किसी तकनीकी खराबी के कारण इंटरनेट बंद हो गया, तो क्या पूरी दुनिया ठप नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो सकती है। एक हैकर सिर्फ एक सर्वर को निशाना बनाकर करोड़ों लोगों का डेटा चुरा सकता है। और ये बिल्कुल जायज डर है, क्योंकि केंद्रीकृत डेटाबेस हमेशा से ना हैकर्स के लिए एक हनी पॉट यानी आकर्षण का केंद्र रहे हैं। हनी पॉट सही शब्द है। मतलब सारा खजाना एक ही जगह रखा हो तो सेंधमारी का खतरा तो सबसे ज्यादा होगा ही ना। हाँ, चोर तो वहीं जाएंगे जहां सारा माल रखा है। एकदम सही।
और डिजिटल दुनिया की इसी सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करने के लिए तकनीक के तीसरे स्तंभ का जन्म होता है, जो कि है ब्लॉकचेन। बिल्कुल ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन शब्द सुनते ही ना अक्सर एक ही बात दिमाग में आती है लोगों के। क्रिप्टो करेंसी। हाँ, क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन। कई लोगों को लगता है कि ब्लॉकचेन और बिटकॉइन तो एक ही चीजें हैं। और ये तकनीकी दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। अच्छा। हाँ, बिटकॉइन तो ब्लॉकचेन नाम के इस विशाल हाईवे पर चलने वाली सिर्फ एक कार है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। ब्लॉकचेन असल में ना एक विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड और साझा डेटाबेस की अवधारणा है। मतलब ये केंद्रीकृत सिस्टम के उलट काम करता है। बिल्कुल उलट काम करता है। यहाँ डेटा किसी एक सर्वर पर नहीं रखा जाता, बल्कि नेटवर्क में मौजूद हजारों लाखों कंप्यूटरों पर एक साथ रखा जाता है। तो ये काम कैसे करता है? मतलब अगर हर किसी के पास डेटा है तो इसे सुरक्षित कैसे माना जा सकता है? कोई भी उसे पढ़ लेगा या बदल देगा? यहीं पर क्रिप्टोग्राफी या कूटलेखन का जादू काम आता है। अच्छा। इस प्रणाली में डेटा को छोटे छोटे सुरक्षित हिस्सों में रखा जाता है, जिन्हें ब्लॉक कहते हैं। तभी से ब्लॉकचेन कहते हैं। हाँ, और हर ब्लॉक में एक गणितीय कोड होता है जिसे हैश कहा जाता है। हैश। हाँ, ये हैश एक डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह होता है। जैसे ही ब्लॉक में एक भी अक्षर बदला जाता है ना, वो पूरा का पूरा हैश बदल जाता है। मतलब ये एक बहुत बड़े बही खाते की तरह है और उस बही खाते की एक कॉपी नेटवर्क के हर व्यक्ति के पास है। एकदम सही। तो अगर कोई हैकर चुपके से किसी एक ब्लॉक में डेटा बदलने की कोशिश करता है तो उसका हैश बदल जाएगा। बिल्कुल। और चूंकि नेटवर्क के बाकी लाखों कंप्यूटरों के पास असली कॉपी मौजूद है, वे तुरंत पहचान लेंगे कि यह नया ब्लॉक नकली है और वो उसे तुरंत खारिज कर देंगे। हैकर को सिस्टम हैक करने के लिए दुनिया के लाखों कंप्यूटरों को एक ही सेकंड में हैक करना पड़ेगा, जो कि व्यावहारिक रूप से तो असंभव ही है। बिल्कुल असंभव है। और एक और बात, हर ब्लॉक में कुछ सार्वजनिक जानकारी होती है जिसे हेडर कहा जाता है। ये सबको दिखती है, लेकिन अंदर का निजी डेटा? वो निजी डेटा सिर्फ उसी को दिखता है जिसके पास उसकी डिजिटल चाबी होती है। और जब ये सारे ब्लॉक एक के बाद एक जुड़ते हैं तो वे एक अटूट श्रृंखला बनाते हैं। यही ब्लॉकचेन है। वाह, ये तो सुरक्षा का एक अभेद्य किला बन गया। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ब्लॉकचेन केवल डिजिटल मुद्रा या बिटकॉइन तक सीमित नहीं है। इसकी पारदर्शिता और विकेंद्रीकृत प्रकृति के कारण इसे किसी भी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है जहां विश्वास और जवाबदेही की जरूरत हो। एकदम सही कह रहे हैं आप। आज इसका उपयोग आपूर्ति श्रृंखलाओं यानी सप्लाई चेन्स को ट्रैक करने में किया जा रहा है। अच्छा। रियल एस्टेट के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए किया जा रहा है, और यहाँ तक कि ना सरकारी शासन प्रणालियों में पारदर्शी वोटिंग के लिए भी इस पर काम हो रहा है। मतलब ब्लॉकचेन ये सुनिश्चित करता है कि बिना किसी बिचौलिए के दो अनजान लोग आपस में सुरक्षित लेन-देन कर सकें। बिल्कुल। तो अब अगर इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखें। हाँ, बताइए। आईओटी ने पूरी भौतिक दुनिया को सेंसर्स से जोड़कर 80 में डेटा पैदा कर दिया। सही है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग ने उस 80 में डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने की शक्ति दे दी। बिल्कुल। और ब्लॉकचेन ने उस डेटा के लेन देन को सुरक्षित और पारदर्शी बना दिया। एकदम परफेक्ट समरी है ये। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। बिल्कुल नहीं। इतना सारा डेटा बन गया, स्टोर हो गया, सुरक्षित भी हो गया, लेकिन इस डेटा का अर्थ कौन निकालेगा? यही तो मुख्य सवाल है। मतलब इंसान के लिए तो हर सेकंड उत्पन्न हो रहे करोड़ों डेटा पॉइंट्स को पढ़ना और समझना पूरी तरह से असंभव है। बिल्कुल। और यहीं पर प्रवेश होता है हमारी इस कहानी के सबसे ताकतवर हिस्से का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs। ये डीप लर्निंग पर आधारित वो जटिल AI सिस्टम है जो इंसान की तरह भाषा को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं और लिख सकते हैं, जो आजकल बहुत चर्चा में भी हैं। हाँ, इन्हें इंटरनेट के अथाह डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है ताकि ये भाषा के पैटर्न्स और व्याकरण को अच्छे से समझ सकें। लेकिन ये मॉडल इतने समझदार कैसे बन गए? मतलब इससे पहले भी तो कंप्यूटर थे हमारे पास, पर वे इस तरह इंसानों जैसी बातें तो नहीं करते थे। इसका सारा रहस्य ना इनकी वास्तुकला या आर्किटेक्चर में छिपा हुआ है। अच्छा। ये मॉडल्स ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर काम करते हैं। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर? हाँ। ये क्या होता है? देखिए, पुरानी तकनीकें किसी वाक्य को ना एक एक शब्द करके पढ़ती थीं। उदाहरण के लिए अगर शब्द तिल आया तो पुराना सिस्टम बस तीर का मतलब समझेगा। ठीक है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर पूरे वाक्य को एक साथ देखता है।
वो समझता है कि वाक्य में नदी के तीर की बात हो रही है या धनुष बाण वाले तीर की। ओहो, मतलब वो संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट को समझ रहा है। बिल्कुल, ये कॉन्टेक्स्ट को समझने की एक क्रांतिकारी तकनीक है। तो तकनीकी रूप से देखा जाए तो ये मॉडल्स असल में नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्टर्स हैं। सही कहा। मतलब ये बस सांख्यिकी और गणित का उपयोग करके ये अनुमान लगाते हैं कि किसी दिए गए शब्द या वाक्य के बाद अगला सबसे सही शब्द क्या आना चाहिए। एकदम सही। और इसके पीछे दो मुख्य घटक काम करते हैं, टोकनाइजेशन और पैरामीटर्स। ये क्या होते हैं? मॉडल शब्दों को सीधे नहीं पढ़ता, वह उन्हें छोटे हिस्सों में तोड़ देता है जिन्हें टोकन्स कहते हैं। अच्छा। और पैरामीटर्स वो आंतरिक वजन या नियम होते हैं जो मॉडल ट्रेनिंग के दौरान सीखता है ना? आज के मॉडल्स में ना अरबों और खरबों पैरामीटर्स होते हैं। बाप रे। हाँ, और यही चीज उन्हें इतना सटीक बनाती है। दिलचस्प बात यह है कि आज ये एआई की दुनिया न सिर्फ 2-4 बड़ी कंपनियों के हाथ में कैद नहीं है। बिल्कुल नहीं। मॉडल्स की एक बहुत बड़ी विविधता सामने आ चुकी है। मतलब एक तरफ क्लोज्ड मॉडल हैं, जैसे ओपनएआई का GPT-4, जो कि मल्टी मॉडल है। हाँ, मल्टी मॉडल, यानी टेक्स्ट के साथ साथ चित्र और आवाज भी समझता है। फिर गूगल का जेमिनी है, जिसे कोडिंग के लिए बहुत बेहतरीन माना जाता है। बिल्कुल। और एंथ्रोपिक का क्लॉड 3 भी है। हाँ, जो 1 लाख शब्दों की पूरी किताब को एक बार में पढ़ सकता है। सोचिए, 1 लाख शब्द एक बार में। और दूसरी तरफ तकनीक के लोकतंत्रीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण भी है ओपन सोर्स मॉडल्स। हाँ, ओपन सोर्स मॉडल्स जैसे मेटा का लामा 3 या मिस्ट्रल जैसे मॉडल, जो आम डेवलपर्स को अपना खुद का एआई बनाने की आज़ादी देते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा भी व्यावसायिक उपयोग के लिए कमांड और सर्च इंजन के लिए गूगल का बर्ट जैसे विशिष्ट मॉडल भी मौजूद हैं। मतलब हर काम के लिए एक अलग विशेषज्ञ मॉडल बन चुका है। एकदम सही। लेकिन यहाँ ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है मेरे मन में। क्या सवाल? देखिए, हम जानते हैं कि इन मॉडल्स को इंटरनेट के विशाल डेटा पर ट्रेन किया गया है। हाँ, बिल्कुल। और हम ये भी जानते हैं कि इंटरनेट पे बहुत सी बुरी बातें, गालियां, पक्षपात और खतरनाक जानकारियां भी भरी पड़ी हैं। ये तो है। तो फिर जब कोई इंसान इन मॉडल से बात करता है तो ये इंटरनेट के किसी बुरे इंसान या ट्रोल की तरह व्यवहार क्यों नहीं करते? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मतलब मशीन को तमीज और शालीनता कैसे सिखाई जाती है? और ये शायद एआई के क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती भी है, क्योंकि शुरुआती ट्रेनिंग के बाद ना मॉडल को सिर्फ भाषा बोलनी आती है। उसे सही गलत नहीं पता होता। बिल्कुल। उसे ये नहीं पता होता कि क्या बोलना सुरक्षित है और क्या नहीं। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए एक बेहद दिलचस्प प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, वो क्या है? उसे कहते हैं रीएनफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, या संक्षेप में RLHF। RLHF। तो ये इंसानों से फीडबैक लेने की प्रक्रिया है? हाँ। ये काम कैसे करती है? इसके 3 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले एआई को कोई सवाल दिया जाता है और वो अपनी समझ से उसके 3-4 अलग-अलग जवाब लिखता है। ठीक है। दूसरे चरण में इंसानों की एंट्री होती है। असली इंसान उन जवाबों को पढ़ते हैं और उनकी गुणवत्ता, सुरक्षा और सटीकता के आधार पर उन्हें रैंक करते हैं। मतलब वे तय करते हैं कि कौन सा जवाब शालीन और मददगार है और कौन सा जवाब नुकसानदेह या अनुचित है। एकदम सही। हो, मतलब इंसान उसे बिल्कुल एक बच्चे की तरह सिखाते हैं कि सही व्यवहार क्या है। हाँ, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। और तीसरे चरण में ना इंसानों की इसी रैंकिंग के आधार पे एक रिवॉर्ड मॉडल तैयार किया जाता है। रिवॉर्ड मॉडल? हाँ, ये एक अलग एआई होता है जो मुख्य मॉडल को लगातार नंबर या इनाम देता है। अच्छा। अगर मॉडल शालीन जवाब देता है तो उसे अच्छे नंबर मिलते हैं, और अगर वो कुछ गलत कहता है तो नंबर कट जाते हैं। वाह। और धीरे धीरे मॉडल खुद ब खुद समझ जाता है कि उसे इंसानों के लिए सुरक्षित और नैतिक उत्तर ही देने हैं। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया है। लेकिन एक आखिरी और बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या रह जाती है इसमें। वो क्या? देखिए, जिन मॉडल्स में खरबों पैरामीटर्स हैं, उन्हें ट्रेन करने में तो महीनों लगते होंगे। हाँ, समय तो लगता है। और करोड़ों डॉलर का खर्च भी आता होगा। इसके लिए विशाल सुपर कंप्यूटर्स चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो आम डेवलपर्स या जो छोटी कंपनियां हैं, वो इस तकनीक का फायदा कैसे उठा सकती हैं? हर कोई तो करोड़ों डॉलर खर्च नहीं कर सकता ना। ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी, लेकिन इस भारी भरकम खर्च की समस्या का समाधान एक नई तकनीक ने निकाल लिया है। अच्छा, कौन सी तकनीक? इसे लोरा यानी लो रैंक अडेप्टेशन कहा जाता है। लोरा? हाँ,
विशाल मॉडल को पूरी तरह से शुरू से अंत तक फिर से ट्रेन करने के बजाय ये लोरा तकनीक एक बहुत ही स्मार्ट शॉर्टकट अपनाती है। तो इसे ऐसे समझा जा सकता है क्या? मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी 1,00,000 पन्नों की डिक्शनरी है ठीक है। और इसमें कुछ नए शब्द जोड़ने हैं या कुछ पुराने शब्द अपडेट करने हैं। हाँ, अब या तो पूरी डिक्शनरी को शुरू से अंत तक फिर से छापा जाए, जिसमें बहुत सारा समय और पैसा बर्बाद होगा। जो कि कोई नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल। या फिर इसी लोरा तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, मतलब ये तकनीक पूरी डिक्शनरी को जस का तस रहने देती है और बस उन पन्नों पर एक छोटा सा चिपकने वाला नोट या स्टिकी नोट लगा देती है जहां बदलाव की जरूरत है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। सच में? हाँ, गणितीय रूप से भी ना लोरा तकनीक मॉडल की मुख्य संरचना को फ्रीज कर देती है अच्छा। और उसके साथ बहुत छोटे मैट्रिक्स की परतें जोड़ देती है। ट्रेनिंग के दौरान केवल इन छोटी परतों को बदला जाता है। मतलब सिर्फ स्टिकी नोट्स को बदला जाता है? बिल्कुल, और इसका परिणाम ये होता है कि ट्रेनिंग का खर्च 90% से भी ज्यादा कम हो जाता है। 90%। और इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक आम डेवलपर अपने साधारण कंप्यूटर के ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल करके भी एक विशाल एआई मॉडल को अपने किसी खास काम के लिए तैयार कर सकता है। एकदम सही। और इसी वजह से आज एआई इतनी तेजी से हर तरफ फैल रहा है। कमाल की बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटे ना, तो एक बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली तस्वीर उभर कर सामने आती है। बिल्कुल। हमारे घर, कारें और शहर आईओटी के जरिए स्मार्ट हो रहे हैं और डेटा के समंदर पैदा कर रहे हैं। सही। उस डेटा के समंदर को संभालने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग एक असीमित आकाश दे रहा है। हाँ। उस पूरी व्यवस्था में कोई सेंध न लगा सके, इसके लिए ब्लॉकचेन एक अटूट डिजिटल दीवार का काम कर रहा है। बिल्कुल सही। और अंत में उस सारे डेटा को समझकर फैसले लेने के लिए एलएलएम्स एक कृत्रिम दिमाग की तरह काम कर रहे हैं। मतलब ये चारों तकनीकें ना अलग अलग नहीं है, बल्कि एक नए डिजिटल इकोसिस्टम के 4 अंग हैं। बिल्कुल। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, ऐसा लग रहा है जैसे निर्जीव चीजों के पास अपनी आंखें और अपना दिमाग आ गया हो। हाँ, और अब ये बात पूरी तरह से सच साबित होती दिख रही है। निस्संदेह भौतिक दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच की जो रेखा थी ना, वो अब हमेशा के लिए धुंधली हो चुकी है। एकदम सही कहा आपने। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले ये पूरी तस्वीर एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है। हाँ, जो सच में ना सोचने पे मजबूर करती है। कैसा सवाल? जरा भविष्य के उस परिदृश्य की कल्पना कीजिए जहां एक अति बुद्धिमान एआई है जो ब्लॉकचेन की वजह से हैक नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो क्लाउड के असीमित संसाधनों पर बिना थके काम कर रहा है और जो दुनिया भर के अरबों स्मार्ट उपकरणों को खुद कंट्रोल कर रहा है। रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर है ये। है ना? हाँ, तो जब ये सारी तकनीकें पूरी तरह से एक हो जाएंगी तो उस स्वायत्त दुनिया में असली नियंत्रण किसके हाथ में होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इंसान सिर्फ एक दर्शक बनकर रह जाएगा या वो इस विशाल मशीनरी का मास्टर बना रहेगा? इसी सवाल के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है।